आप जिसे देख रहे हैं ये है रिकी। उसका नाम दर्ज है उन कैदियों की फहरिस्त में जिन्हें दुनिया की कोई जेल, कोई ताकत कभी कैद नहीं कर सकी। रिकी कोई सामान्य कैदी नहीं है। उसके अंदर एक अजीब सी और अविश्वसनीय ताकत है। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे अगर धरती की सबसे सुरक्षित जेल में रखो या उसे जमीन के नीचे दफना भी दो तो वो वहीं से अपना रास्ता बनाकर बाहर निकल आएगा। दुनिया के किसी भी जेल की मजबूत से मजबूत दीवारों को तोड़ देना उसके लिए बच्चों का खेल था। लेकिन इस ताकत का रहस्य क्या था? क्या हुआ था उसके साथ और उसे क्यों बार बार इन खतरनाक जेलों में बंद किया जाता रहा? आज हम देखेंगे एक ऐसे अविनाशी कैदी की जिंदगी की वो दर्दनाक और खून से सनी जंग। कहानी की शुरुआत जापान के हलचल भरे शहर से होती है, जहां एक सुरक्षात्मक प्रिजनर वैन तेजी से शहर की गलियों को पार करती हुई आगे बढ़ रही है। ये प्रिजनर वैन अपनी मंजिल तक पहुंचती है, एक ऐसी जेल जो जापान की सबसे खतरनाक मानी जाती थी, जहां देश के सबसे डरावने अपराधी बंद थे। इस वैन से कुछ नए कैदियों को उतारा जाता है, जिनमें एक नौजवान था जिसका नाम था रिकी। रिकी को 10 साल की सजा मिली थी क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसने एक आदमी का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। उसने ऐसा क्यों किया ये एक राज था जो आगे चलकर सामने आना था। रिकी को जब मेटल डिटेक्टर के पास खड़ा किया गया तो डिवाइस लगातार मेटल की मौजूदगी बता रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने उसकी तलाशी ली मगर कुछ नहीं मिला। शक गहराया और रिकी को स्पेशल एक्सरे मशीन में डाला गया। जो सामने आया उसे देखकर सभी पुलिस अफसर सकते में आ गए। रिकी के पूरे शरीर में अलग अलग हिस्सों में कई गोलियां फंसी हुई थीं। असल में यही गोलियां मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट हो रही थीं। एक अफसर ने रिकी से कहा कि वो डॉक्टर बुलाकर ये सारी गोलियां उसके शरीर से निकलवा देंगे, लेकिन रिकी ने उन्हें रोक दिया। रिकी ने शांत मगर दृढ़ता से जवाब दिया, इन सब की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये गोलियां तो मेरे शरीर के लिए दवा जैसी हैं। अफसर उसकी बात सुनकर काफी देर तक हैरान खड़े रहे। जेल के अंदर माहौल पूरी तरह से माफिया के कब्जे में था। ये जेल 4 हिस्सों में बटी हुई थी और इन चारों हिस्सों पर द गैंग ऑफ 4 नामक खतरनाक गिरोह के सरगनाओं का राज था। ये लोग इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने जेल के वार्डन को भी अपने पैसों से खरीद रखा था। इसलिए जेल के अंदर चाहे कोई भी गलत काम हो, वार्डन कभी दखल नहीं देता था। अगले दिन सभी कैदी अपने काम में लगे थे कि तभी नॉर्थ सेक्शन का राइट हैंड सैम अपने साथियों के साथ आता है। सैम वहां मौजूद एक बुजुर्ग कैदी माइकल को बेवजह पीटना शुरू कर देता है। माइकल वैसे भी चिंतित रहता था क्योंकि उसे अपनी पत्नी और बच्चे की बहुत याद आती थी। उसकी सजा खत्म होने वाली थी और वो बाहर जाने के लिए बहुत उत्साहित था। माइकल ने अपने बच्चे के लिए जेल की कुछ चीजों से एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना बनाया था। जब वो खिलौना उसके हाथ से गिरा तो सैम ने उसे उठा लिया। सैम ने माइकल को चिढ़ाते हुए कहा कि वो तभी बाहर निकल पाएगा जब वो चाहेगा। फिर सैम ने उसी खिलौने से माइकल को मारा और उसे तोड़ दिया। माइकल ने इस अन्याय का विरोध किया, लेकिन सैम के गुस्से का शिकार हो गया और उसके आदमियों ने माइकल को बुरी तरह पीटा। माइकल की चीख सुनकर रिकी वहां पहुंचा। उसने पलक झपकते ही सैम पर पीछे से वार किया। सैम सीधा पास में पड़े एक लोहे के कांटेदार स्टील कटर पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। सैम का एक आदमी रिकी पर हमला करने आया, लेकिन रिकी की आंखों में देखते ही वो इतना डर गया कि बिना हाथ उठाए अपने घायल लीडर सैम को लेकर वहां से भाग गया। सैम के चेहरे पर गंभीर चोट आई थी और वो रिकी को नरक जैसी सजा देने की कसम खाने लगा। उसने तुरंत वॉशरूम में जाकर रिश्वतखोर गार्ड से माइकल के बारे में पूछा। गार्ड ने बताया कि माइकल की रिहाई अगली सुबह होने वाली है। गार्ड ने माइकल की रिहाई किसी भी तरह रद्द करवाने को कहा, जिसके बदले में उसने गार्ड को 1 महीने की सैलरी जितनी रकम देने का लालच दिया। लालची गार्ड माइकल के पास गया और झूठ बोला कि उसकी रिहाई टल गई है। माइकल बहुत डर गया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो जेल में रहा तो सैम उसे चैन से नहीं रहने देगा। टूटे दिल और निराशा में माइकल ने उसी रात अपनी जान दे दी। गार्ड्स जब माइकल की लाश ले जा रहे थे, रिकी ने देखा कि उसके हाथों में अब भी हथकड़ी लगी हुई है। रिकी ने गार्ड्स को लताड़ा, इंसान इतनी तकलीफ झेलकर मर गया और आप लोग इस मरे हुए इंसान के हाथ में भी हथकड़ी लगाए हुए हैं। ये कहकर रिकी ने अपनी पूरी ताकत से उस मजबूत हथकड़ी को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। उसने माइकल के लिए बनाया गया टूटा हुआ खिलौना ठीक किया और माइकल की लाश पर रख दिया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। रिकी के मन में माइकल के लिए बहुत दुख और सैम के लिए अथाह गुस्सा भरा हुआ था। अगली सुबह रिकी वॉशरूम में था, तभी वहां लॉन्ग आया।
लॉन्ग एक विशाल काय और बेहद ताकतवर कैदी था जिसे सैम ने रिकी से लड़ने के लिए छुड़वाया था। लॉन्ग ने रिकी पर जोरदार मुक्का मारा। रिकी ने पलटवार किया। रिकी ने लॉन्ग के पेट में ऐसा जबरदस्त वार किया कि उसका हाथ सीधा उसके पेट के अंदर तक चला गया और लॉन्ग वहीं दम तोड़ गया। रिकी की असाधारण ताकत देखकर गार्ड्स भी हिल गए। इसी बीच सैम भी वहां स्टील कटर लेकर आया और उसने रिकी के हाथ में कटर घूंप दिया। रिकी को कुछ नहीं हुआ। उसने बड़ी आसानी से कटर निकाला और सैम के हाथ में घोंपकर उसका हाथ तोड़ दिया। फिर रिकी ने सैम को भी इतना जोर से मुक्का मारा कि उसका पेट फट गया और वो भी मर गया। गार्ड्स रिकी को पकड़कर ले गए। रिकी को एक खास सेल में बंद किया गया जहां उसे सीने में अचानक तेज दर्द हुआ। तभी उसे अपने अतीत की एक घटना याद आई। रिकी हाई स्कूल में था जब उसके माता पिता की मौत हो गई। एक दिन वो उनकी कब्र पर गया जहां उसकी मुलाकात जॉन नाम के एक आदमी से हुई जो उसका सगा चाचा था। जॉन एक मार्शल आर्ट्स मास्टर था। रिकी ने जॉन से उसे ट्रेनिंग देने की गुजारिश की क्योंकि दुनिया में अब उसके माता पिता नहीं थे और उसे खुद को मजबूत बनाना था। जॉन राजी हो गया। जॉन ने रिकी को सिखाया कि मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा हथियार दिमाग पर काबू पाना और गुस्से को नियंत्रित करना है। उसने रिकी को मेडिटेशन करना सिखाया जिससे उसे धैर्य और चोट सहने की शक्ति मिली। कुछ ही दिनों के ट्रेनिंग के बाद जॉन ने रिकी से अपनी पूरी ताकत लगाकर एक पत्थर तोड़ने को कहा। रिकी ने पत्थर को तोड़ दिया। जॉन ने रिकी पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जिन्हें रिकी ने अपनी मुट्ठियों और फिर सीने की पसलियों की ताकत से चूर चूर कर दिया। रिकी ने बहुत कम समय में एक असाधारण और अपार शक्ति हासिल कर ली थी। रिकी को सेल से निकालकर जेल के डिप्टी डायरेक्टर मार्टिन के पास ले जाया गया। मार्टिन बहुत ही बुरा और भ्रष्ट इंसान था। मार्टिन ने रिकी की फाइल पढ़ी जिसमें उसके अनाथ होने, 2 साल गायब रहने और फिर कत्ल करने की बात थी। मार्टिन ने रिकी से पूछा कि वो 2 साल कहाँ था और उसके सीने में लगी 5 गोलियों का क्या राज है। रिकी ने कुछ नहीं बताया। मार्टिन ने एक तस्वीर निकाली और रिकी को उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाकर धमकी दी। ये सुनकर रिकी को भयंकर गुस्सा आया और उसने एक ही वार में पास रखी टेबल को तोड़ डाला। मार्टिन ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया लेकिन रिकी ने वहां पड़े सामान को ढाल बनाकर खुद को बचाया। रिकी तेजी से मार्टिन के पास पहुंचा लेकिन आखिरी पल में वार करने से रुक गया। उसने मार्टिन से कहा, मैं चाहूं तो अभी यहीं तुझे खत्म कर सकता था, मगर आइंदा मेरी निजी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। रिकी अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर लेकर वहां से चला गया। रिकी उदास होकर बांसुरी बजा रहा था जब उसे अपनी गर्लफ्रेंड यान के साथ बिताए प्यारे लम्हे याद आ रहे थे। तभी वहां एलन नाम का एक कैदी आया। एलन ने रिकी को कुछ पत्ते दिए। रिकी हैरान था कि ये पत्ते कहां से आए। एलन ने बताया कि ये पत्ते वेस्टर्न सेक्शन से मिले हैं। रिकी समझ गया ये ड्रग्स थे जिनकी खेती जेल के अंदर गुप्त रूप से की जा रही थी। एलन की जबान मार्टिन ने काट दी थी ताकि वो कोई राज न बता पाए। ये सारी बातें वेस्टर्न सेक्शन के गवर्नर टाकेमोटो को पता चल गईं। उसने एलन को बुलाया और रिकी का राज बताने से मना करने पर एलन को वहीं मार डाला। एलन की लाश और टूटी हुई बांसुरी देखकर रिकी गम और गुस्से में पागल हो गया। उसने तुरंत वेस्टर्न सेक्शन पहुंचकर सारे ड्रग्स के पौधों को आग लगा दी। टाकेमोटो ने रिकी पर हमला किया। टाकेमोटो जापानी ट्रेडिशनल कुंग-फू जानता था और उसने रिकी को जोर से मारकर दीवार से टकरा दिया। रिकी को अपने चाचा जॉन की बात याद आई, जब हारने लगो तो हार मान लेने का नाटक करो और अपनी सारी ताकत इकट्ठा करो। रिकी ऐसा ही करने लगा। तभी वहां रेक्स यानी साउथ सेक्शन का गवर्नर जो रस्सी से लड़ता था वो आ गया। उसने रिकी की गर्दन में रस्सी लपेटकर उसे कस दिया। इसी बीच जेल में आपातकाल की चेतावनी बजने लगी। मार्टिन ने इस मौके का फायदा उठाया और रिकी और एक अन्य गवर्नर टाई को एक ऐसे सेल में डाल दिया जहां से लिक्विड सीमेंट निकलना शुरू हो गया। मार्टिन रिकी को खत्म करना चाहता था। रिकी ने अपनी ताकत से सेल का दरवाजा तोड़ा और टाई को भी बचा लिया, मगर दोनों के शरीर पर सीमेंट की एक मोटी परत जम गई जिससे वो भारी हो गए। रिकी के सीने पर दबाव पड़ा और वो बेहोश हो गया। अगले दिन जेल का वार्डन जो इस माफिया राज की जड़ था अपने बिगड़े बेटे के साथ जेल देखने आया। रिकी को एक सेल में बांध कर रखा गया था। उसका शरीर सीमेंट से ढका हुआ था। रिकी को होश आया और उसने पल भर में सारा सीमेंट झटक दिया और अपनी रस्सियां तोड़ दी। तभी टाई जो सीमेंट से बाहर निकल आया था रिकी पर हमला करने लगा। रिकी ने टाई को एक ऐसा जबरदस्त मुक्का मारा कि उसका चेहरा फट गया और वो मर गया। वार्डन ने रिकी को सजा देने के लिए आयरन ब्लॉक में डाल दिया जो कैदी को धीरे धीरे दबाकर कुचल देता था। रिकी अपनी पूरी ताकत से ब्लॉक को रोके रहा, लेकिन वार्डन ने बिजली का झटका दिया जिससे रिकी कमजोर पड़ गया। टाई जो अभी जिंदा था मदद मांगने लगा, लेकिन मार्टिन ने उसे निकम्मा कहकर छोड़ दिया।
रिकी किसी तरह ब्लॉक तोड़कर टाई को बचाने आया, लेकिन आयरन ब्लॉक ने टाई को कुचल दिया। मरने से पहले टाई के पास से उसकी और उसकी मां की तस्वीर उड़ी। रिकी ने वो तस्वीर मार्टिन को दिखाकर कहा कि इंसानी जिंदगी तेरे लिए इतनी बेकार क्यों है। वार्डन ने रिकी को एक गड्ढे में बैठाकर जिंदा दफन करने की सजा दी। उसने कैदियों से कहा कि वो बारी बारी से रिकी पर मिट्टी डालकर उसे दफन कर दें। 2 कैदियों ने मना किया तो वार्डन ने उन्हें गोली मार दी। डर के मारे बाकी कैदियों ने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। रिकी को सांस लेने के लिए एक बांस का पाइप लगा दिया गया। ठीक 7 दिन बाद वार्डन ने रिकी को जमीन के नीचे से निकलवाया। सब सोच रहे थे कि रिकी मर चुका होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि रिकी अभी भी जिंदा है। उसने अपनी ताकत से जंजीरें तोड़ दी। टकेमोटो और रेक्स ने रिकी पर हमला किया, लेकिन रिकी ने टकेमोटो का पैर काट दिया। जब मार्टिन ने एक निर्दोष कैदी को रिकी को खाना देने के लिए मार दिया तो रिकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रिकी ने मार्टिन को दबोच लिया और उसे वार्डन के पास लाया। वार्डन ने खुद मार्टिन को गोली मारकर मार डाला। रिकी ने अंत में वार्डन को भी पकड़ लिया और उसे भयानक तरीके से मार डाला। रिकी वार्डन का सर लेकर सभी कैदियों के सामने आया। इसके बाद रिकी दौड़कर जेल की चारों तरफ बनी मजबूत दीवार को एक ही मुक्के में तोड़ दिया। रिकी ने जोर से चिल्लाकर कहा, आज से तुम सब आजाद हो। अब तुम्हें किसी अन्याय और अत्याचार को नहीं सहना पड़ेगा। रिकी टूटी हुई दीवार से बाहर निकल गया और एक अनजानी मंजिल की ओर चला गया।